नमस्कार दोस्तों, अब हम इस झन्नाटेदार लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं और इसमें कोशिश मेरी रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा आपको गहन अध्ययन कराया जाए और अपने अपने लेवल पर सभी लोग शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच जाए। तो अब इस लेक्चर में हम उत्तर वैदिक काल की संरचना की चर्चा करेंगे, उसके इतिहास के स्रोतों की चर्चा करेंगे। ये उत्तर वैदिक काल का प्रारंभ कब से माना जाता है। देखिए, उत्तर वैदिक काल का प्रारंभ 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है और इस कालखंड की जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है वो लोहे का आविष्कार माना जाता है, जो 1000 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतरंगी खेड़ा से प्राप्त होता है और इस लोहे की खोज ने उत्तर वैदिक कालीन जो समाज था उसकी दशा और दिशा को परिवर्तित कर दिया। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु यहां ये दिखाई देता है कि लोहे की खोज ने अस्त्र शस्त्र की दिशा में एक बड़ी क्रांति दिया। अभी तक कृषि के क्षेत्रों में लोहे का जो उपयोग था वो सीमित स्तर पर था, लेकिन बाद में चलकर लोहे के उपयोग ने द्वितीय नगरीय क्रांति को बल दिया था। तो ऐसे दौर में उत्तर वैदिक काल की अगर हम बात करें तो इसके अध्ययन के स्रोतों पर थोड़ी सी चर्चा कर लें। उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के स्रोतों को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं उसकी अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से। पहला पुरातात्विक स्रोत, यानी वो स्रोत जो सबसे प्रामाणिक माने जाते हैं। दूसरा स्रोत है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में इस कालखंड में मृद भांडों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसमें भी जो PGW मृद भांड था, यानी पॉलिश्ड ग्रेवेयर चित्रित भूषण मृद भांड, इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है इस कालखंड में। और इसी कालखंड के सबसे अंतिम दौर में हमें उत्तरी काले पॉलिशदार मृद भांड भी दिखाई देते हैं, जिसको NBPW के नाम से जाना जाता है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के नाम से जाना जाता है। और इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल कब हुआ था? मौर्य काल में हुआ था। यहाँ पर कुछ और चीजों में अंतर दिखाई देता है, जैसे राजा की जो शक्तियां थी वो असीमित हो जाती हैं। राजा का पद जो था वो वंशानुगत हो गया। राजा विभिन्न दिशाओं में शासन करने के लिए इनके लिए अलग अलग संबोधन प्रयोग किए जाने लगे। तो ऐसे दौर में इस कालखंड में बड़ा व्यापक परिवर्तन हुआ। साथ ही साथ इसने सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक गतिविधियों में भी बड़ा फेरबदल देखने को मिलता है। तो अब हम यहाँ पर उत्तर वैदिक कालीन व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं कि उत्तर वैदिक कालीन व्यवस्था कैसी थी। यहां देखिए, हम स्पष्ट करें जरा सा। देखिए, उत्तर वैदिक काल का जो आरंभ है वो 1000 से लेकर 600 ईसा तक माना जाता है। पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल का कालखंड कब से कब तक है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। और इस काल के इतिहास का जो सबसे प्रमुख स्रोत वो कौन सा माना जाता था? ऋग्वेद माना जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना हुई थी। इस नाते साहित्यिक स्रोतों में इनकी बड़ी भूमिका थी। साथ ही साथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक, उपनिषद, इनकी भी रचना हुई थी। तो अब ऐसे दौर में साहित्यिक जो स्रोत हैं वो प्रचुर मात्रा में मिलना शुरू हो जाते हैं इस कालखंड में। लेकिन पुरातात्विक स्रोतों को भी नजरअंदाज हम नहीं कर सकते। ठीक, इस काल के इतिहास की जानने का प्रमुख स्रोत क्या कौन सा है? वही बताया मैंने, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यकों का भी उल्लेख है, उपनिषदों से भी इसकी जानकारी मिलती है। आरण्यक पहले ऐसे ग्रंथ है जिनसे हमें दर्शन की जानकारी मिलती है, यानी दर्शन का प्रारंभ किससे होता है? आरण्यक से होता है। और दर्शन का विकास किससे होता है? उपनिषद से होता है। यह एक परिवर्तनशील काल था, यानी इस कालखंड को इतिहासकारों ने यह माना है कि एक परिवर्तनशील काल दिखाई देता है। किस तरह से परिवर्तनशील है? वर्ग व्यवस्था में जटिलता आ गई थी। जो समाज कबीलाई समाज था उसके संरचना में बदलाव हो जाता है
राजा की शक्तियों में असीमित वृद्धि हो जाती है, लोहे का आविष्कार हो जाता है जिससे कृषि को बड़ा बल मिला था। तो यहां पर बहुत ज्यादा फेरबदल होता दिखाई दे रहा है। जो पशुचारण संस्कृति है उससे अभी एक कदम आगे कृषि की तरफ इनका जोर दिखाई दे रहा है। अब यहां पर देखिए, इस काल में भौगोलिक विस्तार और सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक क्षेत्रों में काफी परिवर्तन हुआ। अब इस परिवर्तन को हम समझते हैं यहां पर। और ये जो परिवर्तन था, ये इसकी कई विशेषताएं भी दिखाई देती है ना। जो परिवर्तन हुआ इसकी कई विशेषताएं, यहां पर इसी पॉइंट पर हम जोर देते हैं। देखिए, इस कालखंड में क्या हुआ, जो कबायली संरचना थी इसमें दरार आया। दरार का मतलब है कि जो ऋग्वैदिक आर्य थे वो कैसे रहते थे, कबीलों में रहते थे। और कबीले का जो मुखिया होता था उसे जनस्य गोपा या राजन या राजा कहा जाता था। उस जमाने में भी वो पद क्या था, आनुवंशिक नहीं था। राजा का निर्वाचन होता था और उस निर्वाचन में सभा और समिति की बड़ी भूमिका होती थी, विदत की बड़ी भूमिका होती थी। यहां पर इनका भी पावर कम हो जाता है, इनके भी पावर को कम कर दिया जाता है। तो ऐसे दौर में कबायली जो संरचना थी, जो कबीले में लोग जो लोग रहते थे उसमें दरार की स्थितियां देखने को मिली। ठीक, अस्थायी ग्रामीण जीवन का शुभारंभ हो जाता है। यानी जो देखिए, हड़प्पा सभ्यता क्या था, नगरीय सभ्यता थी। भारत में नगरों का उद्भव पहले होता है, गांव का उद्भव बाद में होता है। तो आर्य जब आए तो यहां से भारत में ग्रामीण सभ्यता का विकास होता है, गांव का विकास होता है, यानी एक ग्रामीण संरचना दिखाई दी। तो जब आर्य गांव में रहते थे, यानी एक प्रकार से कबीलों में रहते थे, अब वो कबीले जब विभक्त हो गए तो इससे क्या हो गया कि अस्थायित्व की स्थिति दिखाई दी कि लोग जगह जगह पर अलग अलग तरीके से बसने लगे थे। उसकी बात यह कर रहा है। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का उदय हुआ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। देखिए, ऋग्वैदिक आर्य पशुपालन को बहुत महत्व देते थे। आपने पढ़ा है, गाय सबसे प्रमुख उनका माना जाता, सबसे पवित्र उसको माना जाता था। इसीलिए तो उसको क्या कहा गया है, आधन्या कहा गया है, जिसका वध न किया जा सके। कोई व्यक्ति अगर किसी का जान ले लेता है तो वो 100 गाय देकर मुक्त भी हो जाता था, इसका भी उल्लेख मिलता है। गायों की बहुत चोरी भी होती थी, और ये चोरी कौन करता था, पड़ी करते थे। पड़ी उस जमाने में एक दबंग व्यक्ति दिखाई देता है जो पशुओं की चोरी के लिए प्रसिद्ध था, और देवता भी इनसे तंग थे। देवता भी चाहते थे कि इनका नाश ही हो जाए, बहुत ज्यादा परेशान कर रखे। तो अब ऐसे दौर में ये स्पष्ट होता है कि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था यहाँ से इसका उदय होता है। उसका मूल वजह हमें अगर जो दिखाई देता है वो लोहे के आविष्कार से भी जुड़ा हुआ दिखाई देता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो कृषि की संरचना है उसमें बड़ा बदलाव दिखाई देता है। कृषि के नए नए टेक्नोलॉजी का भी शुरुआत होने लगा था। वर्ग व्यवस्था में जटिलता की स्थिति दिखाई देती है। यहां पर जो वर्ग व्यवस्था थी वो क्या हो गई, ये जन्म आधारित हो गई, जन्म आधारित हो गई। और इससे पहले क्या थी, वो कर्म आधारित थे। ऋग्वेद के एक श्लोक में क्या उल्लेख मिलता है कि मैं क्या हूं, मैं एक कवि हूं, मेरे पिताजी वैद्य हैं और मेरी माता क्या है, अन्न पीसती है। यानी एक ही परिवार में विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करने वालों का अलग अलग वर्ग था, और वो कर्म के आधार पर था। यानी एक व्यक्ति जो काम करता था वही उसका वर्ग था। तो ये जो कर्म आधारित वर्ग व्यवस्था थी, ये जन्म आधारित हो गई। मतलब आप जिस वर्ग में जन्म लेंगे उसी वर्ग में आपकी गिनती होगी, ये हो गया था। अभी जाति व्यवस्था नहीं आई, यानी अभी वर्ग व्यवस्था आई थी, बाद में ये जाति व्यवस्था में दिखाई देता है। बाद में यही वर्ग व्यवस्था क्या हो गई, जाति व्यवस्था में दिखाई दिया। और यही भारत का सबसे बड़ा रोग भी है। इस समाज का सबसे बड़ा रोग कौन सा है, जाति व्यवस्था है।
वास्तव में आप कितने भी प्रतिभावान हो, एक बार आपकी जाति चेक की जाती है कि फला जाति के है कि नहीं। अब कुछ लोगों ने अपना टैग मान ही लिया कि मैं स्वयं भी हूं, यानी मैं इस जाति में पैदा हो गया हूं तो मैं बड़ा विद्वान हूं, जबकि ऐसा कुछ नहीं ना। तो यहाँ पर वर्ण व्यवस्था में एक जटिलता की स्थिति दिखाई दी, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये इनको क्या कहा गया, द्विज कहा गया, और इन्हीं को शिक्षा का अधिकार दिया गया था। शूद्र को इस कालखंड में शिक्षा से वंचित कर दिया गया था, महिलाओं को शिक्षा से वंचित कर दिया गया था। तो इससे क्लियर हो गया ना कि वर्ण व्यवस्था में क्या है, जटिलता की स्थिति आ गई, कि वर्ण व्यवस्था क्या हो गया, जटिल हो गया। ठीक, इसके बाद यहां देखें हम लोग, धार्मिक कर्म कांडों की प्रधानता हो गई, यानी इस कालखंड में जो धार्मिक कर्मकांड है वो और प्रबल हो गए। ऋग्वैदिक काल में हम क्या देखते हैं कि लोग ईश्वर की उपासना करते थे, संतान की प्राप्ति के लिए, अपने धन वैभव के लिए करते थे, ऐसी कामना करते थे कि हमारा परिवार फले फूले आगे बढ़े। और इसके लिए जो यज्ञ होता था वो बहुत छोटे स्तर का होता था, वो बड़े स्तर का यज्ञ वगैरह नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर विभिन्न प्रकार के यज्ञों और बलि का प्रचलन बहुत तेजी से होने लगा। ठीक है, यानी इस कालखंड में राजसूय यज्ञ होता था, सुमेध यज्ञ होता था, वाजपेय यज्ञ, पुरुष मेध यज्ञ, इसमें विशाल वृषभ की बलि दी जाती थी, पुरुष मेध यज्ञ में पुरुष की भी बलि दी जाती थी, और भी पशुओं की बलि दी जाती थी। तो यहां से कर्मकांड बढ़ता गया, कर्मकांड बढ़ता गया। इसी का तो विरोध जैन धर्म बौद्ध धर्म ने किया। सबसे पहले इन कर्मकांडों का विरोध किसने किया था, उपनिषदों ने किया था, जिनकी रचना मध्य गंगा घाटी में हुई थी। और इनकी रचना किसने किया था, क्षत्रियों ने किया था। यानी वर्ण व्यवस्था में जो पायदान ब्राह्मण का था उससे एक जलन की स्थिति, या ये कह सकते हैं कि एक ऐसी भावना आई कि वास्तव में ब्राह्मण क्या करता था, शिक्षा दीक्षा का काम करता है, क्षत्रिय समाज में रक्षा करने का काम करता है, वैश्य टैक्स देने का काम करता है, शूद्र सबकी सेवा करने का काम करता था। तो अब ऐसे दौर में क्षत्रियों ने ये सोचा कि मैं सबकी रक्षा करता हूं तो मेरा वर्ण व्यवस्था पहला पायदान है, ब्राह्मण का क्यों। तो इसी को चैलेंज सबसे पहले किसमें दिया गया, उपनिषदों में दिया गया। और इनकी रचना मध्य गंगा घाटी में किन्होंने किया था, क्षत्रियों ने किया था। यह सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट दिखाई देता है। इसी नाते यज्ञ को टूटी फूटी नौका की भी संज्ञा दी गई इसी उपनिषद काल में। फिर इस संरचना में, इस व्यवस्था में जैन धर्म, बौद्ध धर्म जैसे नास्तिक संप्रदायों के उदय में बहुत प्रभावकारी रोल अदा किया, कि वास्तव में इस व्यवस्था से बहुत बड़ा वर्ग फांसी पे चला जा रहा है, और उसके साथ कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर अत्याचार भी हो रहा है। क्षेत्रगत साम्राज्यों का उदय यहां से दिखाई देता है, यानी विभिन्न क्षेत्रों में शासन करने वाले विभिन्न राजा का नाम आपने सुना ही था। वो ट्रिक याद है, क्या ट्रिक है, न्यूज आर्मिक डिसीजन। चलो आ जाए इसी ट्रिक पर। इसी ट्रिक पर आ जाए। तो यहां पर यन हो गया, यहां पर यश हो गया, यहां पर वेस्ट हो गया, यहां पर यहां न्यूज आर्मिक डिसीजन नहीं, एक ट्रिक है ना। तो यन हो गया, यहां पर यश हो गया, यहां पर क्या होगा, यहां पर ई हो गया ना। यन से क्या हो गया, विराट। उत्तर में क्या शासक कहलाता था, विराट कहलाता था, और दक्षिण में भोज कहलाता था। लेकिन हम इस ट्रिक के माध्यम से आते हैं। यहां पर उत्तर में विराट हो गया, इसके बाद पूर्व में क्या कहलाता था, सम्राट हो गया, इसके बाद क्या हो गया, स्वराट हो गया। ये
तो 4 दिशाओं में शासन करने वाले विभिन्न शासकों के बारे में आया गया। उत्तर में विराट हो गया, दक्षिण में भोज हो गया, पूरब में क्या हो गया, सम्राट, और पश्चिम में स्वराज कहलाता था एक। और इन चारों को मिलाकर क्या कहलाता था, एक राज कहलाता था भाई, एक राज। और एक राज कौन पहला था, महापद्मनंद को माना जाता है, महापद्मनंद। इनको क्या माना जाता है, पहला एक राट माना जाता है। भारत में नहर प्रणाली का एक जन्मदाता भी है, जिसका उल्लेख किसमें मिलता है, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। यानी जिसका शासन चारों दिशाओं में, यानी उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम सब में था, वो क्या कहलाता था, एक राट कहलाता था। और इस पूरी जानकारी किसमें मिलती है, ऐतरेय ब्राह्मण में इसकी जानकारी मिलती है। ऐतरेय ब्राह्मण में इसकी जानकारी मिलती है, ये जो चारों दिशाओं में शासन करते थे। ठीक है, तो क्षेत्रगत साम्राज्यों का इस कालखंड में क्या हुआ, उदय होने लगा। ठीक है, यानी जो कबीला था, यानी जिसको जन कहा जाता था, उससे जनपद बने, यानी 2 कबीले मिलकर जनपद बने। फिर जो इनसे और आगे जब बढ़ गए, तब ऐसे दौर में वो साम्राज्यों का उत्कर्ष हो जाता है। ठीक, तो अब ऐसे दौर में जो क्षेत्रीय स्वायत्तता थी, उसकी लड़ाई शुरू हो जाती है, और साम्राज्यवाद को कहीं ना कहीं यहीं से आगे बढ़ने का मौका मिलता है। यानी साम्राज्यवाद की शुरुआत कह सकते हैं कि यहां से हो जाती है, लेकिन स्पष्ट तौर से हम मगध के उत्कर्ष से उसको जोड़कर देखते हैं, यानी इसके अंतिम कालखंड से देखते हैं। ठीक, अब इसके बाद देखें, मिटा दे इसको। इसके बाद लोहे का उपयोग, लोहे का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। लोहे के उपयोग में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा। लोहा का साक्ष्य कब मिलता है, 1000 ईसा पूर्व के आसपास मिलता है। कहां पर मिलता है, अतिरंजी खेड़ा से। अतिरंजी खेड़ा ये कहां पर है, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में। एटा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में सबसे पहले हमें 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे का साक्ष्य मिलता है। तो लोहे के जो उपयोग हुआ, इसने भी उत्तर वैदिक काल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। यानी इसने आर्थिक परिवर्तन को और सामाजिक परिवर्तन को भी काफी बदलाव की तरफ ले गया। यानी बहुत महत्वपूर्ण इसकी भूमिका थी, जो परिवर्तन हो रहा था। अब यहां पर हम आते हैं, तकनीकी विकास के दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, इसका प्रयोग किसमें होता था, अस्त्र शस्त्र के रूप में। यानी यहां पर ये क्या कह रहा है, तकनीकी दृष्टिकोण से उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग किस लिए हो रहा था, अस्त्र शस्त्र के रूप में होता था। यानी धनुष, बाण और अन्य जो अस्त्र शस्त्र की सामग्री थी, वो किससे बनाए जाते थे, लोहे से बनाए जाते थे। ठीक है, किंतु धीरे धीरे इसका प्रयोग कृषि के रूप में होने लगा, कि कुछ काम इससे कृषि के भी, खेती के भी होने लगा, एवं अन्य आर्थिक गतिविधियों में भी इसका इस्तेमाल इस कालखंड में होने लगा था। इसके फलस्वरूप इन परिवर्तनों का जो प्रभाव था, वो क्या हो गया, दीर्घकालिक होता गया। यानी बाद की शताब्दियों में भी इसका प्रयोग होने लगा, जिसको हम द्वितीय नगरी क्रांति से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जोड़कर देखते हैं, कि जब लोहे के फाल वाले हल से जुताई होने लगी, तो इससे कृषि अधिशेष में, यानी उत्पादन अधिशेष में वृद्धि हो गई, बहुत तेजी से वृद्धि हुई ना। तो इसने द्वितीय नगरी क्रांति को बल मिला, और कई जो नगर हुए, उसके उद्भव का सबसे बड़ा कारण क्या हुआ, यही लोहे का प्रयोग हुआ। ठीक है, इस काल के अध्ययन के लिए 2 प्रकार के साक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है। कौन से साक्ष्य हैं, पहला है पुरातात्विक साक्ष्य। यहां हम लोग स्पष्ट हो लें, पहला साक्ष्य कौन सा है, पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य है, और दूसरा है साहित्यिक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य में मुख्य रूप से मृद भांड की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही इस काल में। वही तो मृद भांड, यानी चित्रित धूसर मृद भांड, और दूसरा उत्तरी काले चित्रित धूसर मृद भांड। यानी उत्तरी काले जो धूसर मृद भांड थे, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका। ठीक है,
तो ये जो मृद भांड है, और साहित्यिक स्रोतों में वही ऋग्वेद के अलावा जो वैदिक ग्रंथ है, यानी यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, साथ ही साथ ब्राह्मण ग्रंथ जो थे, आरण्यक और उपनिषद, ये इसके सबसे प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। ठीक है, देखिए पुरातात्विक शास्त्र में यहाँ स्पष्ट हो गया मृद भांड के इस कालखंड में महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन मृद भांडों में चित्रित धूसर मृद भांड, यानी जो पीजीडब्ल्यू जिसको कहा जाता है, इसको पीजीडब्ल्यू कहा जाता है, पॉलिश्ड ग्रे वेयर कहा जाता है, उत्तरी काले पॉलिशदार मृद भांड यानी NBPW इसको कहा जाता है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश मृद भांड। ठीक है, ये होता है। इनकी क्या थी, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी इस काल में। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पर विषय पर। तो यहां पहले हम लोग चित्रित धूसर मृद भांड को समझे। चित्रित धूसर मृद भांड का मतलब क्या है, वही पेंटेड ग्रे वेयर जिसको कहा जाता है। और चित्रित धूसर मृद भांड उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति के अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यानी इसका शुरुआत मतलब कि इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किस कालखंड में हुआ था, उत्तर वैदिक काल में हुआ था। वैसे हमें मिट्टी के बने बर्तन का साक्ष्य चौपानी मांडव से मिल जाता है। नवपाषाण काल से ही ये मृद भांड परंपरा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन इसका विकास वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, फिर इधर मौर्य काल में बहुत तेजी से होता है। इस संस्कृति के लोग लौह धातु का प्रयोग किसके लिए करते थे, अस्त्र के लिए करते थे और अन्य उपकरणों के लिए करते थे। इनका मुख्य वितरण जो क्षेत्र था वो कौन सा था, जो विस्तारित क्षेत्र था, हस्तिनापुर था, अतरंजी खेड़ा था, आलमगीरपुर था, नोह था, अहिच्छत्र आदि स्थल थे जहां पर इनका विस्तार था इस संस्कृति का। ठीक है, विविध स्थल पूर्व तथा पांचाल राज्य के अंतर्गत आते थे। ये जो क्षेत्र थे वो किसके अंतर्गत आते थे, पूर्व और पांचाल के अंदर आते थे। ठीक है, यानी ये बहुत महत्वपूर्ण कबीले थे, इन्हीं के तहत ये आते थे। अब इनका वर्चस्व भी इस समय बढ़ गया था, पूर्व और पांचाल का। ठीक है, भरत और पूर्व को मिलकर जो कबीला बनता है उसको क्या कहा जाता है, पूर्व कहा जाता था। अब क्रीवी और तुर्वस मिलकर क्या कौन सा कबीले बने, पांचाल बने। भाई ये जनपद बन गए ना, भरत जन मिल गए यानी भरत का कबीला, और पूर्व का कबीला मिल गया, तो इससे एक नए जनपद का आविर्भाव हुआ, जिसे किस नाम से जाना जाता है, कुरु के नाम से जाना जाता है। और क्रीवी और तुर्वस मिलकर कौन सा जनपद बनते हैं, पांचाल जनपद बनते हैं। ठीक है, जो उत्तर वैदिक काल के आर्यों का मुख्य है। इस कालखंड में ही उत्तर वैदिक आर्यों का मुख्य कार्यक्षेत्र बन गया था। इस काल में लोहे के बने अस्त्र शस्त्र, इनका प्रयोग किसमें होता था, मैंने अभी आपको बताया था, युद्धों के लिए होता था। लोहे के जो बने अस्त्र थे उनका उपयोग किसके लिए होने लगा, युद्ध के लिए होने लगा। ठीक है, बाद में धीरे धीरे कृषि के उपकरण के रूप में इनका इस्तेमाल होने लगा। जैसा मैंने बताया कि अब लोहे का आविष्कार हुआ होगा तो ऐसा नहीं कि तुरंत पहले सब कुछ बना दिया जाए, धीरे धीरे उसमें टेक्नोलॉजी आएगी ना, तो इस नाते इसका विस्तार हुआ। लेकिन लोहे का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिलता है। हड़प्पा को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। तांबा और टीन के मिश्रण से उन्होंने एक नई धातु का आविष्कार किया था, जिसको क्या नाम दिया गया, कांसा नाम दिया गया था। ये एकदम याद रखे रहिएगा। उत्तर वैदिक कालीन आर्यों के प्रसार में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, लोहे की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब चित्रित धूसर मृदभांड से जुड़े हुए लगभग 750 स्थल खोजे गए। अभी जो चित्रित धूसर मृदभांड है, पेंटेड ग्रे वेयर, उससे संबंधित कितने स्थल खोजे गए, 750, और जिसमें से कितने स्थल की खुदाई हो रही है, 30 ऐसे स्थल है जिसकी खुदाई शुरू हो गई है। उस पर जो खोजबीन है उस पर इतिहासकार कार्य कर रहे हैं, यानी पुरातत्वविद इस पर काम कर रहे हैं। यह मृदभांड उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति की क्या थी, एक महत्वपूर्ण विशेषता थी।
इन मृदभांडों को और क्या कहा गया है? आर्य संस्कृति का परिचायक माना जाता है कि इनसे आर्य संस्कृति का विकास हुआ, इनसे आर्य संस्कृति को एक पहचान मिली। ठीक, यानी वो PGW ही था, पेंटेड ग्रे वेयर जिसको कहा जाता है। दूसरा यहाँ पर मृदभांड स्पष्ट कर ले। दूसरा मृदभांड है उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड, यानी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर इसको कहा जाता है, NBPW कहा जाता है। ये सबसे प्रमुख मृदभांड किस कालखंड का माना जाता है? मौर्य काल का माना जाता है। इस कालखंड में अभी तो इसकी शुरुआत होती है, यानी 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के आसपास हम देखते हैं कि इस मृदभांड के जो परंपरागत चीजें दिखाई देती हैं वो उत्तर वैदिक काल में थी, लेकिन जो मौर्य काल था उसमें इसका बहुत तेजी से विकास हुआ। ठीक है, इनका प्रारंभ उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण से माना जाता है। जैसा मैंने आपको बताया, भौगोलिक विस्तार के दृष्टिकोण से तक्षशिला का जो क्षेत्र था, पाकिस्तान का जो क्षेत्र था, यहां से लेकर बिहार तक के क्षेत्र में इस मृदभांड का क्या था? प्रयोग होने लगा था। यहां तक इस मृदभांड का दबदबा था। ठीक है, किंतु मुख्यतः इनका प्रयोग किस कालखंड में होता था? यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार था, बिहार में था। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से मौर्य काल में इसका जो व्यापक विकास होता है वो देखने को मिलता है। मौर्य काल का ये सबसे प्रमुख मृदभांड माना जाता है। नॉर्दर्न ब्लैक पेंटेड ग्रे वेयर में यही है। चले यहां आ जाए साहित्यिक साक्ष्य की तरफ। देखिए, साहित्यिक साक्ष्यों में अगर बात करें तो हमने स्पष्ट कर लिया है कि ऋग वैदिक कालीन सभ्यता की जो जानकारी है वो केवल ऋग्वेद से मिलती है, लेकिन उत्तर वैदिक कालीन समाज, संस्कृति और सभ्यता की जानकारी का सब प्रमुख स्रोत क्या है? क्या है स्रोत? ऋग, वो यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, उपनिषद है, आरण्यक है और ब्राह्मण ग्रंथ है। उन्हीं से हमें इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, और इनकी रचना कहाँ हुई थी? मध्य गंगा घाटी में हुई थी, उपनिषदों की। अब यहां फिर हम समझ लें, भौगोलिक विस्तार, यानी इन ग्रंथों से किसकी जानकारी मिलती है? भौगोलिक विस्तार की जानकारी मिलती है कि उनका भौगोलिक विस्तार कहां पे उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक किन इलाकों में रहा होगा। राजनीतिक विस्तार, यानी उनका जो प्रशासन था और शासित राजनीतिक स्तर पर उनका कद कैसा था, कितना विस्तार हुआ। सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन की भी जानकारी यहाँ से मिलती है। ठीक, तो हमने यहाँ पर उत्तर वैदिक काल के साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों का अध्ययन किया और साथ ही साथ इसके पृष्ठभूमि के बारे में जाना कि वास्तव में उत्तर वैदिक काल का प्रारंभ कब से माना जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।